राजस्थान। बहुत ही ऐतिहासिक नाम है। बिल्कुल। लेकिन ये नाम एक दिन में तय नहीं हुआ था। इसका अपना एक पूरा मतलब इतिहास है। सबसे पहले क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का जिक्र मुहणोत नैन्सी ख्यात में देखने को मिलता है। हाँ, मुहणोत नैन्सी मारवाड़ के एक बहुत बड़े दीवान और इतिहासकार थे। एकदम सही। और उसके बाद सन 1800 का समय आता है। जॉर्ज थॉमस नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इस पूरे इलाके के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना। हाँ, और अंत में आते हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे भूभाग के लिए आधिकारिक तौर पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ये क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये नाम तो मिल गया। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। ये वो दिन था जब रियासतों के एकीकरण का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। बड़ी बड़ी रियासतें एक प्रशासनिक ढांचे में आ गई थी। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। एकदम सही। ये राजनैतिक एकीकरण की तारीख है। लेकिन जब हम संवैधानिक मान्यता की बात करते हैं ना, तो वो 26 जनवरी 1950 को मिली। अब आते हैं इसकी फिजिकल बॉडी। किसी भी राज्य को समझने के लिए ना उसकी ग्लोबल पोजीशन समझना बहुत जरूरी। अक्षांश और देशांतर। हाँ, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम इसके चारों कोनों की बात करें ना, तो ये महज कुछ गांव के नाम नहीं है, बल्कि इस राज्य की विशालता को दर्शाते हैं। बिल्कुल। उत्तरी बिंदु है कोणा गांव गंगानगर, दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा, पूर्वी कोना है सिलावट गांव धौलपुर, और पश्चिमी छोर है कटरा गांव जैसलमेर। लेकिन असली खेल तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के आंकड़ों में छुपा है। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। अब ध्यान से सुनना, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। इन दोनों के बीच ना पूरे 43 किलोमीटर का अंतर है। ये 43 किलोमीटर का फैक्ट एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है। बहुत बड़ा ट्रैप है। मेरा मानना है कि ये ट्रैप इसलिए काम करता है क्योंकि जब हम नक्शे को देखते हैं तो उत्तरी हिस्सा एक नुकीले सिरे की तरह ऊपर जाता है। हाँ, आंखों को धोखा होता है। बिल्कुल धोखा होता है। ऐसा लगता है कि लंबाई ज्यादा होगी, लेकिन असलियत में राजस्थान चौड़ाई में ज्यादा फैला हुआ है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इसी विजुअल इल्यूजन के कारण ये ट्रैप बनता है। राजस्थान का फैलाव पूर्व से पश्चिम की तरफ ज्यादा है, और इसी विशिष्ट आकार को देखकर ना प्रसिद्ध विद्वान टीएच हैंडले ने इसे पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज का नाम दिया। अंग्रेजी में जिसे रोम्बस कहते हैं। बिल्कुल, रोम्बस। ये आकार कोई रैंडम चीज नहीं है। इस आकार का सीधा असर यहाँ के प्रशासन और जलवायु दोनों पर पड़ता है। सही कहा। और जब हम जलवायु और भूगोल के विज्ञान की बात करते हैं ना, तो कर्क रेखा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से होकर निकलती है, और शायद डूंगरपुर को भी छूती है। एकदम सही। ये डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को भी छूती है। राजस्थान में इस रेखा की लंबाई लगभग 26 किलोमीटर मानी जाती है। 26 किलोमीटर। अब इसके पीछे का विज्ञान समझिए। पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। सही कहा। और यही कारण है कि बांसवाड़ा में इतनी भयानक गर्मी और उमस होती है। बिल्कुल। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा ही है, इसलिए वहां सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी पड़ती हैं। लॉजिकल है। इसके विपरीत ना गंगानगर कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर स्थित जिला मुख्यालय है। अच्छा, तो वहाँ किरणें तिरछी होंगी? बिल्कुल, इसलिए वहाँ सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती हैं। इसका सीधा असर वहाँ की कृषि और मौसम पर दिखता है। मतलब बांसवाड़ा की वनस्पति और गंगानगर के खेतों में जो अंतर है वो इसी सूर्य की किरणों के एंगल का नतीजा है। 100%। इसके साथ ही एक और बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक घटना यहाँ होती है। माही नदी इस कर्क रेखा को 2 बार काट। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मतलब एक नदी एक ही अक्षांश रेखा को 2 बार कैसे काट सकती है? इसका एक बहुत ही रोचक कारण है। इसका लॉजिक ये है कि माही नदी का बहाव उल्टे यू अक्षर के आकार का है। वो पहले दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई कर्क रेखा को पार करती है, फिर भौगोलिक बनावट के कारण वापस मुड़कर दक्षिण की ओर बहने लगती है और दोबारा कर्क रेखा को काटती है।
भूगोल का ये खेल बताता है कि प्रकृति अपने रास्ते खुद तय करती है। एकदम सही। नदी का यह मोड़ उस क्षेत्र की पूरी इकोलॉजी को प्रभावित करता है। माही नदी का बेसिन इसी वजह से बहुत उपजाऊ और विशिष्ट है। चलिए, अब हमने राज्य के शरीर का ढांचा और उसकी जलवायु समझ ली। अब बात करते हैं इसकी बाउंड्री वॉल की। बॉर्डर की कहानी। बिल्कुल बॉर्डर की कहानी। और जब बहुत बॉर्डर की आती है ना, तो एक अलग ही देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर लंबी है। बहुत विशाल है। ये कोई छोटी मोटी बाउंड्री नहीं है। इसमें से 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन। और बाकी बची हुई 4,850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा है, जो भारत के अन्य राज्यों से लगती है। बिल्कुल। ये रेड क्लिफ रेखा उत्तर में हिंदूमलकोट, गंगानगर से शुरू होकर ठेठ बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक जाती है। देखिए, इस बॉर्डर की कहानी सिर्फ इन आंकड़ों तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण इलाका है। हाँ, बहुत ही दुर्गम है। ये कोई प्राकृतिक बॉर्डर नहीं है जहाँ कोई नदी या पहाड़ दोनों देशों को अलग करता हो। ये एक इंसान द्वारा कागज पर खींची गई लकीर है, जो सीधे रेगिस्तान के सीने को चीरती है। सही कहा। पाकिस्तान के साथ हमारे इस रेड क्लिफ रेखा पर ना 5 जिले लगते हैं। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये फलोदी नया अपडेट है नोट्स में। हाँ, बिल्कुल। इन जिलों का अपना अलग अलग कैरेक्टर है। जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लगती है। वहां रेत की ऊंचे ऊंचे धोरे हैं। दूसरी तरफ फलोदी है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से न्यूनतम लगती। लेकिन नोट्स में एक और बात बहुत ही प्रमुखता से लिखी है, बाड़मेर और गंगानगर। ये बहुत खास जिले हैं। बिल्कुल। इन दोनों जिलों को एक खास दर्जे में रखा गया है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। बिल्कुल। और सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाड़मेर की सीमा एक तरफ पाकिस्तान से लगती है और दूसरी तरफ गुजरात राज्य से। अच्छा। उसी तरह गंगानगर एक तरफ पाकिस्तान को छूता है और दूसरी तरफ पंजाब को। ये दोहरी भूमिका ना इन जिलों को राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए एक क्रिटिकल जंक्शन बना देती है। अगर बॉर्डर पर कोई हलचल होती है तो उसका असर सीधे पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 2 संभाग हैं, जोधपुर और बीकानेर। इनमें से बीकानेर संभाग का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है। अच्छा, बीकानेर संभाग। हाँ। और अगर सिर्फ जिले की बात करें ना, तो गंगानगर जिला मुख्यालय बॉर्डर के सबसे ज्यादा करीब है। अब जब प्रशासन और कंट्रोल रूम की बात छिड़ी गई है ना, तो थोड़ा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ लेते हैं। संभागीय व्यवस्था। हाँ, राजस्थान में ये जो संभागीय व्यवस्था या डिविजनल सिस्टम है, इसका इतिहास बहुत ही घुमावदार है। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी हाईवे पर चल रही हो, अचानक किसी ने इंजन बंद कर दिया हो और फिर बाद में धक्के मारकर दोबारा स्टार्ट किया हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अब ध्यान से सुनना। 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ने इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। उस समय राज्य नया नया बना था, बिल्कुल नया था, रियासतों को मिलाकर। तो उन्हें एक साथ पिरोने के लिए संभाग बनाना एकदम लॉजिकल था। लेकिन फिर 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया। देखिए, सुखाड़िया जी का तर्क शायद ये रहा होगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय सीधे राज्य की राजधानी से पूरे प्रदेश को कंट्रोल किया जाए। सेंट्रलाइज कंट्रोल। हाँ, उन्हें लगा होगा कि संभागों के कारण प्रशासन में एक अतिरिक्त लेयर बन रही है, जिससे काम धीमा होता है। लेकिन ये प्रयोग ज्यादा लंबा नहीं चल सका। एक इतने विशाल राज्य को सिर्फ जयपुर से कंट्रोल करना व्यावहारिक नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए 25 साल बाद 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी ने इस संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया। हरिदेव जोशी जी। हाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर राज्य का सबसे बड़ा जिला है। बहुत बड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कई छोटे देशों से भी बड़ा है। बिल्कुल।
वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 3034 वर्ग किलोमीटर है। ये कंट्रास्ट बहुत ही शानदार है। और सिर्फ क्षेत्रफल नहीं, इन जिलों के आकार भी बहुत अजीब और दिलचस्प हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ जिले का आकार बिल्कुल किसी घोड़े की नाल के समान है। घोड़े की नाल। और राजसमंद जिले का आकार माथे पर लगाए जाने वाले तिलक के समान है। शुरुआत करते हैं जैसलमेर से। इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अगला नाम है भीलवाड़ा, जिसे अभ्रक नगरी कहा जाता है। इसी तरह जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी या रंगश्री का द्वीप कहा जाता है। फिर आता है कोटा। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं धौलपुर की। इसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये तो दिशाओं का खेल है। बिल्कुल। इसी तरह नागौर को धातु नगरी कहा जाता है। इसके बाद जोधपुर है, जिसे सूर्य नगरी या सन सिटी कहते हैं। सन सिटी। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार और अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी। सिरोही जिले के माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। इसी जोश और जज्बे के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। और हाँ, अगले लेक्चर में इससे भी बड़ा धमाका होने वाला, नए कॉन्सेप्ट, नई ट्रिक्स और नया नजरिया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल, वीडियो को लाइक करो और जो भी सवाल या डाउट दिमाग में हो ना, उन्हें कमेंट बॉक्स में हमारे पास जरूर छोड़ना। तैयार रहना अगले डीप डाइव के लिए। आज के लिए इतना ही।